हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का यह पेपर है। किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, कैसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, वो हम देखते हैं दोस्तों। और 12 मार्च को आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो उस पेपर में, उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या क्या चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में आज हम देखेंगे। और दोस्तों आपका पेपर 60 नंबर का होगा, जिसमें 24 प्रश्न होंगे। तो पूरे 24 प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, कौन कौन से प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको परीक्षा में पढ़ करके अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए उन चीज़ों को। तो आइए चलो देखते हैं हम पेपर किस प्रकार का पेपर आएगा। इसमें आपको दोस्तों पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक होंगे और जो एक एक नंबर के आपके होंगे। यानी 10 प्रश्न आपके जो होंगे वो विकल्प होंगे, है ना। तो विकल्प में भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं, देखिए किस प्रकार से इनके उत्तर आपको देना है। वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वे सारे प्रश्न परीक्षा में अगर आएँ तो आपको बन जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जुताई करना कहते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका अ नंबर, इसमें सही उत्तर होगा जुताई करना। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। 2 में पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव है ना। तो सूक्ष्मजीव कौन सा है, जीवाणु है, कवक है, शैवाल है या सभी है। तो देखो जीवाणु भी सूक्ष्मजीव है, कवक भी है और शैवाल भी। तो क्या आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 2 का द नंबर। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। पूछा है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, यानी एंटीबायोटिक कौन सा है। तो दोस्तों हमने पाठ में पढ़े थे, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। तो ब नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखना है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो जितने भी पेपर होने वाले हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, है ना, इन सारे विषय के मैंने 50-50 वैकल्पिक प्रश्नों के वीडियो चैनल पे डाला है। तो उन विकल्प वाले प्रश्नों को देखिए, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। गणित के 50 विकल्प वाले प्रश्न हैं, अंग्रेजी के 50, विज्ञान के 50, सामाजिक विज्ञान के 50, ऐसे हर विषय के 50-50 विकल्प वाले प्रश्न एक अलग से वीडियो बना के डाला है, जिसमें सिर्फ विकल्प वाले प्रश्न हैं। तो उससे काफ़ी विकल्प वाले प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे, क्लियर होंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखना ना भूलें, क्योंकि उनमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आइए देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न, जिसमें पूछा है, निम्न में किस वाक् ध्वनि की होने की संभावना है। तो निम्न में किस वाक् ध्वनि की होने की संभावना है। तो इसका उत्तर होगा छोटी लड़की की ध्वनि, है ना। तो इस प्रकार से आपको चौथे में लिखना है। पाँचवा नंबर का प्रश्न है, चंद्रमा खालिस्तान का प्राकृतिक उपग्रह है, किसका है। तो पृथ्वी का उपग्रह है दोस्तों चंद्रमा, है ना। तो इसमें हमारा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद छठवां नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को क्या कहते हैं। तो इसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं, है ना। विद्युत धारा जिससे प्रवाहित होती है यानी बहती है, उसे विद्युत परिपथ कहेंगे। तो ब नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 6 का। सातवां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो किसे नहीं किया जा सकता, तो तांबे की छड़ को, है ना। घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हम। तो किसे नहीं कर सकते, तांबे की छड़ को नहीं कर सकते। प्लास्टिक का पैमाना भी हो जाएगा, फूला हुआ गुब्बारा भी हो जाएगा और ऊनी वस्त्र भी हो जाएगा, है ना। लेकिन तांबे की छड़ नहीं होगी, तो इसमें सही उत्तर आएगा। आठवां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है। तो उपरोक्त दोनों ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसके बाद 9वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो क्या है, कौन सा कथन सही हो जाएगा इसमें। तो सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, है ना, मतलब खिंचती हैं, तनती हैं। तो ये इसका सही कथन होगा दोस्तों। सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी नहीं होती, कुछ होती हैं। तो इसलिए सा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 10वां नंबर का प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। तो जो वरुण ग्रह है दोस्तों, वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, याद रखिएगा। और सबसे पास का ग्रह पूछे तो बुध ग्रह है, याद रखना, है ना। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और सबसे दूर वरुण है।
तो इस प्रकार से आपके 10 वैकल्प वाले प्रश्न थे, जो विकल्पित प्रश्न थे वो 10 विकल्प वाले प्रश्न आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में। उसके बाद 11 से लेकर के 20 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे दोस्तों, जो आपके एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो यहाँ से अब आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न चालू हो गए हैं, तो इन प्रश्नों को ज़रूर देखें। और अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है दोस्तों तो उसे नोट कर लें, क्योंकि उससे 2-4 बार पढ़ें, क्योंकि परीक्षा में आए तो वो आपसे बनना चाहिए। यहाँ पर सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें लिखा है हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, वायु और मिट्टी से प्राप्त नमी के द्वारा संश्लेषित करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में आप लिखेंगे। 12वां नंबर का प्रश्न है, कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों लाएंगे। तो उत्तर में लिखेंगे, है ना, कि बारिश है तो क्या करेंगे। तो उत्तर में लिखना है, हम संश्लेषित कपड़े से बना छाता प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि ये शीघ्र सूख जाते हैं, मतलब जल्दी सूख जाते हैं, अधिक समय तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और रखरखाव में सुविधाजनक भी होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में हम लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न। इसमें पूछा है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सजीवों में जनन की प्रक्रिया उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। इससे एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में आपको लिखना है। 14 नंबर का प्रश्न है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए, है ना, क्यों देती है। तो उत्तर में लिखना कि सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो वो हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाता है और स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट चट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। तो आपने देखा होगा सर्दियों में होता है ऐसा, और ये भी आपका वेरी आईएमपी प्रश्न है। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, ताकि पेपर में आए तो आप इसे लिख सकें। प्रश्न नंबर 15 में है, प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको लिख लेना, याद कर लेना, परीक्षा में जरूर आएगा। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला लिख देना, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 15 के उत्तर में आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, जिसमें लिखना है कि पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए हम आकाश के पूर्व भाग में देखेंगे, है ना, आसमान में जब पूरा चांद किस ओर दिखेगा, पूर्व दिशा की ओर दिखेगा। इस प्रकार से 16 के उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 17 में है कि क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है। तो लिखेंगे, हाँ, हमने इसके बारे में सुना है, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के कारण होता है। इस प्रकार से 17 का उत्तर लिखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, पीने से पहले जल को फिल्टर करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि जल में धूल के कण तथा रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। फिल्टर करने से ये पदार्थ जल से अलग हो जाते हैं और जल पीने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 18 में हम लिखेंगे। 19 नंबर का प्रश्न है कि वे कौन से पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर उसे चालक बना देते हैं। अम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसुत जल में घोलने पर उसे चालक बना देते हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण। इस प्रकार से 19 के उत्तर में लिखेंगे। और 20वां प्रश्न है कि पारसर्व्य ध्वनि की परिभाषा लिखिए। वेरी आईएमपी है दोस्तों, ये याद करना आप, जरूर से पूछ सकता है इसमें। तो उत्तर में लिखना कि 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पारसर्व्य ध्वनि हम कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। तो ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुए दोस्तों। अब आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जो प्रश्न नंबर 21 से 24 तक आपको पूछे जाएंगे, और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 5 नंबर के होंगे। तो यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, तो इन्हें भी आप देखिए अंत तक। और वैकल्पिक वाले प्रश्न को देखने के लिए चैनल पे वीडियो डली है मेरी, तो वहाँ पर देखिए। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनकी सारे विषय की आपकी 2-2, 3-3 वीडियो चैनल पर मैंने डाल दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की, अभ्यास प्रश्नों की, आपके मॉडल पेपर की, तो उन सभी चीज़ों को जा कर के देखें, उन सभी प्रश्न पत्र देखें, उनके उत्तर देखें, कैसे लिखना है, कैसे प्रश्न आएंगे। वहाँ से आपके काफ़ी अच्छे नंबर क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं परीक्षा में उन्हें पढ़ करके।
तो उन्हें ज़रूर देखें। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21, जिसमें पूछा है निराई क्या होती है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, और इसके उत्तर में लिखेंगे हम कि खेतों में फसल के साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं और खरपतवार हटाने को हम निराई कहते हैं। निराई न करने से फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। खरपतवार के होने से फसल को जल, जगह, पोषक तत्व तथा प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। ये कटाई में भी बाधा डालते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं, है ना। फिर लिखेंगे कि फसल को उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार आसानी से हट जाते हैं। ये सूखकर मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का उचित समय पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर किया जाता है और इस कार्य को खुरपी या हैरो की सहायता से करते हैं। इस प्रकार से निराई के बारे में डिटेल में लिखना, और इसमें थोड़ी बड़े उत्तर लिखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 5 नंबर का है। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर लिखेंगे। इसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 लाइन आपको लिखना है, 10 पंक्ति लिखना है। तो हम लिख देंगे कि सूक्ष्म जीव का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है। दूसरा लिखेंगे जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। तीसरा लिख देंगे इनका उपयोग टीका बनाने में किया जाता है। चौथा लिख देंगे ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक है। फिर लिख देंगे इनका उपयोग ब्रेड, केक एवं दही आदि बनाने में किया जाता है। ये पौधे को रोगों से बचाने में भी सहायक हैं सूक्ष्म जीव, है ना। फिर ये बीमारी से बचाने में भी सहायक हैं। ये किण्वन प्रक्रिया में सहायक हैं। ये शराब, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में भी सहायक हैं। और अचार, पनीर तथा खाद्य पदार्थ में भी इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आप 10 लाइन लिख सकते हैं। सूक्ष्म जीव के बारे में यहाँ काफ़ी सारी जानकारी डिटेल में दी हुई है, तो इसको पढ़िएगा और ज़्यादा है तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको समय समय पर ये पढ़ते रहें तो आपको ये याद रहे, है ना। नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रश्न 23 है, जिसमें लिखा है चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है, लिखिए। तो ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसमें उत्तर में लिखिएगा कि चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य दोनों में ही जंगली जानवर किसी भी प्रकार के विक्षोभ में सुरक्षित रहते हैं, परंतु वन्य प्राणी अभ्यारण्य में जंतु प्राकृतिक आवास में रहते हैं और उन्हें प्राकृतिक रूप में उपलब्ध भोजन दिया जाता है। चिड़ियाघर में जंतुओं को कृत्रिम आवास में रखा जाता है और उनको भोजन भी उनकी आवश्यकता अनुसार ही दिया जाता है। और चिड़ियाघर में बीमार जानवरों की देखभाल पशु डॉक्टर के द्वारा की जाती है, लेकिन यह वनों में संभव नहीं है। कृत्रिम सुविधा होने के बावजूद भी चिड़ियाघर में जंतु स्वतंत्र एवं अधिक आराम से नहीं रहते, जबकि प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र एवं आराम से रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य यानी प्राकृतिक आवास, है ना, तो इसके बारे में अंतर आपको लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। 24 नंबर में प्रश्न पूछा है आपसे कि चूजे कैसे जन्म लेते हैं, तो इसके उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होकर अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है और इस प्रकार सुरक्षित परत चढ़ती जाती है और अंत में एक कठोर सुरक्षित कवच अंडे पर दिखाई देता है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निषेचन करती है। लगभग 3 सप्ताह बाद अंडे का चूजा बन जाता है और चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 24 के उत्तर में लिखना है। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है कि वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि वायु की तरह तरल भी वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। पक्षी और मछलियां हमेशा तरल में गति करती हैं, अतः उनकी आकृति इस प्रकार की बनाई जाती है कि उन्हें घर्षण बल का सामना करने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय न करना पड़े। इस प्रकार की आकृति चिकनी एवं गोल होती है और विशेष प्रकार की आकृति देने से घर्षण कम हो जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 25 के उत्तर में लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपका विज्ञान का पेपर कंप्लीट हुआ दोस्तों, और ऐसे ही विज्ञान के 2-3 वीडियो और भी चैनल पे मैंने डाला है, तो उन वीडियोस को जा कर के आप देखें
और उन्हें समझें कैसे लिखा हूँ मैंने, कैसे आपके लिए प्रश्न हैं उसमें, और जो प्रश्न नहीं बन रहा है जो तो उसे आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। और 50-50 वैकल्पिक प्रश्नों की सभी विषय की वीडियो चैनल पे मैंने डाला है, तो वहाँ से विकल्प वाले प्रश्न भी देखिए आप, और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कीजिए। वीडियो को लाइक करना है ना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।